अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव महाराष्ट्र इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए हमारे प्यारे मुल्क भारत की बहुत ही ख़ास बड़ी 10 अहम ख़बरों पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले मैं अपील करूँगा कि जो साथी नए हैं और अभी तक इस चैनल से जुड़े नहीं हैं वो जुड़ जाएँ। उसका तरीक़ा यह है कि नीचे लाल कलर में एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे टच कर दें, वो सफ़ेद हो जाएगा। उसकी सफ़ेद होती राइट साइड में एक बेल, एक घंटी बनकर आएगी, उससे टच कर दें और घंटी को टच करने के बाद 3 ऑप्शन आएंगे जिसमें पहला ऑप्शन ऑल का रहेगा, उससे टच कर दें। ये तीनों काम करने से ये होगा कि आप चैनल के साथ जुड़ जाएंगे। हमारी हर खबर, हर वीडियो आपको आपके मोबाइल पर मिल जाया करेगी। और हाँ नाज़रीन, हम हर रोज़ अपील करते हैं कि प्लीज़, ये एक प्राइवेट चैनल है और चैनल चलाने के लिए पूरी एक टीम लगती है, बड़ा रुपया पैसा खर्च होता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे बेबाक चैनल मुसलमानों के बाकी रहे, मजबूत हो और नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें, तो प्लीज़ ऐसे चैनलों की आप माली मदद कीजिए, फाइनेंशियल हेल्प कीजिए। स्क्रीन पर आप देखें हमारे चैनल का बैंक अकाउंट नंबर भी है और ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हैं तो गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम का नंबर भी है 9923223361। इस नंबर पर आप ऑनलाइन भी भेज सकते हैं। अल्लाह ने जो भी आपको ताकत दिया है, हर हफ्ते 200, 500, 1000 रुपये आप जो भी चैनल की मदद कर सकते हैं ज़रूर करें और हमारा साथ दें। नाज़रीन, इस वक्त मैं बज़रिए आवाज़ आपको ख़बरें रवाना कर रहा हूँ। मैं इस वक्त बच्चे के पास हॉस्पिटल में हूँ, लेकिन आप लोग लाखों की तादाद में देखते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ से भी कोशिश कर रहे हैं कि आप तक के मुल्क की सही और सच्चे हालात पहुँचते रहे। खैर नाज़रीन, इस वक्त बड़ी ख़बर मेरी निगाहों के सामने है कि डॉक्टर कफ़ील ख़ान गुज़िश्ता कल देर रात मथुरा जेल से रिहा हुए हैं और उन्होंने इस वक्त ये कहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी मामले में फिर दोबारा मुझे योगी सरकार फंसा सकती है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि सच्चे कफील का बोलबाला और झूठे योगी का मुंह काला। तो योगी अपनी दुश्मनी में एक मसीहा, एक डॉक्टर को भी फंसाने की बार बार कोशिशें करता रहा है। लोग कमेंट्स कर रहे हैं और ख़ुद डॉक्टर कफील का कहना है कि हुकूमत मुझे किसी मामले में दोबारा फंसा सकती है। खैर अभी इस वक्त वो छूट कर आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। हम यूँ समझिए कि उनके लिए दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत नसीब फरमाए, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से उन्हें टॉर्चर किया गया और जेल में जिस तरीके से उन्हें सताया गया, जिस्मानी एतबार से भी टॉर्चर, जहनी एतबार से भी टॉर्चर किया गया है, तो काफ़ी हालत में भी नाजुक नज़र आ रहे हैं। हम दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत कामिल नसीब फरमाए। वहीं पर डॉक्टर कफील ने यह भी कहा है गुज़िश्ता कल कि मुझे दोबारा ड्यूटी पर लगाकर कोरोना के मरीज़ों की खिदमत करने का मौका दो। यानी वो इस एतबार से पूरी तरीके से फिट नज़र आ रहे हैं और जिस तरह वो बच्चों की खिदमत करते हुए उस वक्त जेल तक पहुंचाए गए थे कुछ इल्ज़ामात लगाकर, लेकिन अब भी आज भी उनका ये हौसला है कि मैं जेल से आ गया हूं, मैं चाहता हूं कि अब मैं कोरोना के मरीज़ों की खिदमत करूं। नाज़रीन, दूसरी बड़ी ख़बर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है कि पबजी समेत जो गेम है पबजी समेत 118 चीनी ऐप पर पाबंदी का ऐलान कर दिया गया। जी हाँ, पबजी और एपलॉक समेत तकरीबन 118 चीनी मोबाइल ऐप्स पर मुल्क में पाबंदी आयद कर दी गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत ने आज कहा है कि उभरते ख़तरों के मद्देनज़र 118 मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है, क्योंकि दस्तयाब इत्तलात से पता चला है कि ये ऐप ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस थे जो मुल्क की खुद मुख्तारी, इत्तेहाद, मुल्क के सलामती और माशरती निज़ाम के लिए ख़तरा बन सकते थे। वहीं पर गुजरात से एक ऐसी बड़ी ख़बर आई है, हालांकि मैं पहले भी स्पेशली इसके ताल्लुक से बयान कर चुका हूँ कि पबजी में बच्चे दीवाने होते जा रहे हैं और अपनी जान तक गंवा रहे हैं। अब गुजरात से भी एक ऐसी बड़ी ख़बर आई है आनंद से कि वहाँ पर एक बच्चे को जब पबजी खेलने से मना किया गया तो यूँ समझिए कि उसने अपनी जान को नुकसान पहुँचाया। तो यकीनन ये सारे खेल नुकसानदेह तो है, मगर क्या करें, हुकूमत के थोड़ा लेट समझ में आता है। हम लोग पहले भी इस बात का तस्करा कर रहे थे कि इन तमाम गेम्स से बच्चों को बचाया जाए। यहाँ तक कि हम माँ बाप से भी ये मुतालबा कर रहे थे कि माँ बाप भी अपने बच्चों पर ध्यान रखें और इन तमाम गेम्स से दूर रखें। आज बड़ी खबर सामने आई है कि गुजरात के आनंद से एक 9 उम्र बच्चा, छोटा बच्चा है, जब उसे पबजी खेलने से मना किया गया तो उसने आत्महत्या कर ली।
नाज़रीन, इस वक्त कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है कि इस वक्त 24 घंटों में हमारे प्यारे मुल्क भारत में कोरोना के तकरीबन 78,000 नए मरीज सामने आए हैं और 1,000 मरीजों की कम से कम मौत हुई है कोरोना को लेकर। जी हां, और कोरोना का कहर बरपा है। रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ में भी कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2 दिनों में वहां 692 नए मरीज सामने आए हैं और तकरीबन 14 लोगों की मौत का मामला भी सामने आया है। वहीं पर बीजेपी के एक बड़े वजीर है, मंत्री है, वो भी कोरोना से मुतासिर हुए हैं और कहा जा रहा है कि ये बीजेपी के तकरीबन चौथे वजीर है, प्रमोद सावंत, जो बीजेपी के चौथे वजीर आला है गोवा के, ये भी कोरोना से मुतासिर हो गए हैं। यानी दिन ब दिन कोरोना के मरीजों की तादाद मुल्क में बढ़ती जा रही है और लोग ये भी कह रहे हैं कि मुल्क के वजीर आजम अभी तक सीरियस इस मामले को लेकर नहीं हुए हैं और मुल्क में अभी तक सही इंतजामात नहीं हुए हैं। नाज़रीन, एक ऐसी ही बड़ी खबर इस वक्त मेरी निगाहों के सामने है। राहुल गांधी जो कोरोना को लेकर भी लगातार मोदी पर और हुकूमत पर हमले कर रहे हैं और जीडीपी और नोटबंदी को लेकर तो पूरा मुल्क परेशान था और लॉकडाउन से जिस तरीके से सत्यानाश हुआ है, पूरा मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पर खड़ा है। राहुल गांधी ने फिर मोदी सरकार पर हमला बोला और साफ तौर से कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। राहुल ने जीडीपी में तारीखी गिरावट का तस्करा करते हुए कहा कि 12 करोड़ रोजगार खत्म हो गए हैं। जी हां, दलाल मीडिया, चाटुकार मीडिया जो मोदी और मोदी भक्ति और भाजपा की दलाली में लगी हुई ये सारी चीजें बयान नहीं कर रही है। राहुल गांधी का कहना है कि इस वक्त 12 करोड़ रोजगार खत्म हो चुके हैं। जी हाँ, जिस सरकार ने ये दावा किया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, आज वो 6 साल में 12 करोड़ नौकरियां दे तो नहीं पाई है, लेकिन 12 करोड़ रोजगार का खात्मा कर दिया है। नाज़रीन, इस वक्त बड़ी खबर ये भी आई है कि औरंगाबाद के जनाब इम्तियाज जलील साहब जो ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन MIM के जिम्मेदार भी है, कदावर नेता है और मेंबर पार्लियामेंट भी है, इन्होंने 8 दिन पहले ये कहा था कि हम 2 तारीख से मस्जिदें खोल देंगे। आखिर मस्जिद में नमाज के लिए बजित MP इम्तियाज जलील को गिरफ्तार किया गया और उनकी रिहाई भी हो गई। उन्होंने कहा कि हम इस एहतजाज के जरिए, आंदोलन के जरिए रियासत महाराष्ट्र की या रियासत की गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों की तरफ से भी और हिंदू सूफी संतों की तरफ से भी और मंदिर के पुजारियों की तरफ से भी, यहां तक के साई मंदिर के जिम्मेदारान की तरफ से भी, सब तरफ से आवाजें उठ रही है कि अब मस्जिदों और मंदिरों को खोल दिया जाए। इसी को लेकर इम्तियाज जलील बजित थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उनकी रिहाई भी हो गई और उन्होंने कहा कि हम गूंगी बहरी सरकार को जगाना चाहते हैं। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर ये भी सामने आई है कि 14 सितंबर से पार्लियामेंट का मानसून इजलास शुरू होगा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब वक्फे सवालात से पाक होगा मानसून इजलास, यानी सवाल पूछने की किसी को इजाज़त नहीं। इसी को लेकर अपोजिशन पार्टियां मोदी हुकूमत पर ज़ोरदार अंदाज में हमला कर रही है और कह रही है कि इस फैसले पर नज़र सानी करें। यानी जब सवालात पूछने की इजाज़त ही नहीं होगी तो फिर मानसून इजलास क्यों रखा जा रहा है, जब कोई आपसे सवाल ही नहीं कर सकता है। क्योंकि मोदी सरकार पर सबसे बड़ा हमला यही है कि मोदी सरकार ये चाह रही है कि कोई उससे सवाल भी ना पूछे, न PM केयर फंड पर पूछे, न ही कोरोना को लेकर आपने क्या तैयारियां की इस पर पूछे। इस वक्त मुल्क के हालात जो बदतर हो चुके हैं इस पर भी कोई सवाल ना पूछे। अब अपोजिशन पार्टियां कह रही है, कांग्रेस के रुकने असेंबली शशि थरूर से लेकर TMC कायदीन ने इस मसले पर हुकूमत का मुहासरा किया। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट ने इस मामले पर ट्वीट किया कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत लीडरान जमहूरियत के खात्मे के तौर पर इस वबा को इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कोरोना के आड़ में ये गेम किया जा रहा है। पार्लियामेंट इजलास का नोटिफिकेशन बता रहा है कि इस बार वक्फे सवालात नहीं होगा। हमें महफूज रखने के नाम पर यह अमल कितना मुनासिब है। कांग्रेस दल ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में हुकूमत से सवालत करना ऑक्सीजन की तरह है, लेकिन यह हुकूमत पार्लियामेंट को नोटिस वोट की तरह बनाना चाहती है और अपनी अक्सरियत को रबड़ स्टैम्प के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। नाज़रीन, ऐसे ही रियासत महाराष्ट्र के परभनी से बड़ी खबर आई है कि सरकारी दवाखाने से 3 कैदी
فرار ہو گئے ہیں، جس میں 2 قیدیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سرکاری دواخانے سے یعنی علاج کے لیے لائے گئے تھے اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ ویسے ہی WHO کا ماننا ہے اس وقت کہ کورونا کے نئے معاملوں میں ہندوستان اب دنیا میں سب سے آگے ہو گیا ہے۔ عالمی صحت تنظیم WHO نے کہا ہے کہ دنیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں ہندوستان میں کورونا وائرس انفیکشن کے سب سے زیادہ نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ خبر آئی، لوگوں نے نریندر مودی پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی کہ نریندر مودی تمام اصل چیزوں کو چھوڑ کر فی الحال رام مندر کا نرمان اور تعمیر اور شیلانیاس بہت ضروری تھا، ٹرمپ کو بلانا بہت ضروری تھا، یعنی سیدھا مودی پر اور بھاجپا پر، مرکزی سرکار پر نشانہ سادھا جا رہا ہے کہ یہ جو اب مریض ہندوستان میں دنیا سے سب سے زیادہ ہو گئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے کورونا کے آڑ میں بڑے بڑے گیم خود کے تو کر لی، لیکن جس طریقے سے جنتا کا دھیان رکھنا چاہیے تھا یا ملک کو بچانا چاہیے تھا وہ محنت نہیں کی۔ ناظرین، ایسی ہی ایک بڑی خبر اس وقت نگاہوں کے سامنے ہے کہ مودی سرکار نے جس طرح سوشل میڈیا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام، ان تمام کا استعمال کیا اور باقاعدہ بھاجپا کی IT سیل جو ملک میں نفرتیں پھیلاتی رہی اور بھاجپا کو فائدہ پہنچاتی رہی، اب بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب تو ترنمول کانگریس نے بھی مارک زکربرگ پر کو خط لکھا، یعنی فیس بک کے تعلق سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بھاجپا کی حمایت اور بھاجپا کے سپورٹ میں یہاں پر فیس بک نے کام کیا اور بھاجپا کے لیے، مودی کے لیے ماحول بنانے کا کام کیا۔ یعنی فیس بک اور بھاجپا کے تعلقات اب لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں کہ کس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کو بلیک میل کیا گیا اور غلط چیزیں ان کے دماغ میں ڈالی گئی اور پورے ملک کے دماغوں کو ہائی کیا گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھاجپا نے اپنی جیت کے لیے ماحول بنایا تھا جو آج ملک کے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ ثابت ہو۔ ناظرین، اس وقت ایک بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے ہے کہ PM کیئر فنڈ، جی ہاں PM کیئر فنڈ جو کورونا کے نام پر لوگوں نے مدد کی ہے، ملک کے کچھ بڑے لوگوں نے، بڑی کمپنیوں نے، جس نے بھی مدد کیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 5 دن میں 3000 کروڑ کا عطیہ فنڈ اس میں جمع ہوا ہے۔ لیکن چدمبرم نے بڑا سوال کرتے ہوئے کہا کہ ڈونرز کے نام ظاہر کرنے میں خوف کیوں ہے؟ جی ہاں، آپ کو معلوم ہوگا کہ PM کیئر فنڈ پر پہلے ہی دن سے حزب اختلاف کی جانب سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور اب مختصر دورانیہ میں اتنی بڑی رقم موصول ہونے پر اپوزیشن نے اس مرتبہ پھر مودی حکومت پر حملہ بول دیا ہے کہ آخر ڈونرز کے نام کیوں نہیں بتائے جا رہے ہیں اور یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ ابھی کتنا آیا، کتنا گیا، کیا ہو رہا ہے۔ تو خیر، اس فنڈ کو لے کر کافی چرچا ہو رہی ہے۔ مالی سال 2020 کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق چندہ 27 سے 31 مارچ کے درمیان حاصل ہوا ہے اور اس عرصے کے دوران فنڈ تیار ہی کیا جا رہا تھا۔ ان 3076 کروڑ روپے میں یوں سمجھے کہ 85,03,075 کروڑ روپے کا چندہ گھریلو اور رضاکارانہ ہے، جبکہ بیرون ملک سے 67,39,000 روپے کی امداد دی گئی ہے۔ تو PM کیئر فنڈز کے اسٹیٹمنٹ میں کہا گیا ہے کہ اس فنڈ کی شروعات 25.2 لاکھ روپے سے کی گئی تھی اور اس فنڈ کو 35 لاکھ روپے بطور سود بھی حاصل ہوئے ہیں۔ لیکن سوال سب سے بڑا اٹھتا یہ ہے کہ ڈونرز کے نام آخر کیوں نہیں بتائے جا رہے ہیں اور کیوں اس PM کیئر فنڈ کا حساب کتاب نہیں دیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن اس کو لے کر مودی سرکار پر حملہ کر رہی ہے۔